Students, now we proceed to consider the types of polarized light. तो हम आपको बताएं कि जो हमारी पोलराइज्ड लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड लाइट को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, तीन टाइप्स की हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो पहली जो है वो है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, या फिर इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलराइजेशन। यदि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं दे आर कन्फाइंड टू ए सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो उस केस में हम उसको लीनियरली पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लीनियर पोलराइजेशन। दूसरी हमारी होती है सर्कुलर पोलराइजेशन, और ऐसी लाइट को हम बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, लीनियर कंपोनेंट्स पोलराइज्ड लाइट के, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है और उनमें जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है, और यदि वो सुपरपोज करेंगे तो नेचुरली एक जो लाइट बनेगी वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होगी। हम इसको आने वाले टाइम में मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यही हम बता रहे हैं कि इफ टू लीनियर कंपोनेंट्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट perpendicular to each other and equal in amplitude, but having a phase difference of π/2 superimpose, the resulting light is said to be circularly polarized, and this type of polarization is called circular polarization. तीसरा केस है हमारा जिसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल पोलराइजेशन, और ऐसी लाइट को हम बोलते हैं एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। यदि हमारे पास जो दो लीनियर कंपोनेंट्स हैं, जैसे पिछले एक सर्कुलर केस में भी हमने कहा, पर उनमें जो फेज डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, और साथ ही साथ जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर नहीं है। तो जब ऐसे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सुपरपोज करेंगे एक दूसरे को, तो उस केस में हमारी जो लाइट बनेगी दैट विल बी एलिप्टिकली पोलराइज्ड, और ऐसी पोलराइजेशन को हम बोलते हैं एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो यही हम बता रहे हैं कि इफ टू लीनियर कंपोनेंट्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड फेज डिफरेंस which may or may not be π/2 superimpose each other, the resulting light is said to be elliptically polarized. This type of polarization is called elliptical polarization. तो बेसिकली हम ये जो तीनों केसेस हैं, जैसे लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन या फिर एलिप्टिकल पोलराइजेशन, हम इसको एनालिटिकली यानी कि मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो उसी के लिए हम, क्योंकि लीनियर पोलराइजेशन तो हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि आपको बताया है कि जब भी हम रिफ्लेक्शन के कारण पोलराइजेशन देखते हैं, या हम कैल्साइट क्रिस्टल में से पास करते हैं या नाइकोल प्रिज्म में से पास करके लाइट को देखते हैं, तो वो लीनियरली पोलराइज्ड होती है। तो इसलिए हम इस केस को जो पहले वाला है दैट इज़ लीनियर पोलराइजेशन, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और हम ये दोनों पोलराइजेशंस के बारे में बताएंगे, दैट इज़ सर्कुलर पोलराइजेशन एंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो ऐसी लाइट को मैंने पहले ही बताया आपको सर्कुलरली पोलराइज या फिर एलिप्टिकली पोलराइज लाइट बोलते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू मैथमेटिकली। तो यही हमारा है कि एलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब नेचुरली है कि यदि आपने एलिप्टिकली पोलराइज्ड या फिर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट अचीव करनी है, तो सबसे पहले तो हमारे पास लीनियरली पोलराइज्ड लाइट आनी चाहिए, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज करो ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है जो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को आपको बताई, और ये एक नाइकोल प्रिज्म आगे ले लेते हैं, और ये नाइकोल प्रिज्म के ऊपर इसको इंसिडेंट करते हैं। तो क्या होता है कि इसके दो हिस्से होते हैं, एक जो ट्रांसमिट कर जाता है और एक जो रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ जो मैंने बताया था आपको बाउंड्री के ऊपर, यहाँ कैनेडा बाल्सम लगाई होती है। तो
ये दोनों ही लाइट्स प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, पर हम इसको छोड़ देते हैं निचले वाली लाइट को, क्योंकि यहाँ हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते होते हैं ये नीचे वाली बाउंड्री के ऊपर। तो क्या होगा, हमारे पास जो लाइट सामने आएगी, इट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विद वाइब्रेशंस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो पहला स्टेप तो यही करते हैं, तो यही हमने इसीलिए लिखा स्टेप 1 इज प्रोडक्शन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो लेट ए beam of monochromatic light of wavelength lambda is made to fall on Nicol prism. The transmitted light will be plane polarized as shown in the figure. तो हमने ये जो plane polarized light यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ये इसकी कंसिडरेशंस लेके चले हैं। अब इस लाइट से आगे बढ़ेंगे, तो ये हम स्टेप 2 में लिखते हैं, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस। तो क्या करते हैं कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अब यहाँ पैदा हो गई, इसको हम ये रिफ्रैक्टिंग की स्पेलिंग कुछ ठीक नहीं है, करेक्ट कर लेना आपने, रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल यानी कैल्साइट के ऊपर इंसिडेंट करते हैं। तो इसको आप ये जो इसके एक्सेस होते हैं, वो मैंने पहले ही बताया, वाइब्रेशंस ऑफ द पोलराइज्ड लाइट आर इंसिडेंट टू ऑप्टिक एक्सिस ऑफ पी एट सम एंगल थीटा। और यही हमने कहा कि इसके जो ये वाला हिस्सा है इसका, ये नॉर्मली इसके ऊपर पड़ता है। तो यही कह रहे हैं कि लेट दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, ये हमने किसी रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट की, जैसे कैल्साइट है। तो लेट दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। तो डबली रिफ्रैक्टिंग आपको बताया हुआ पीछे, डबल रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा हमने स्टडी किया। with its faces cut parallel to the optic axis। तो हमने स्पेशल कटिंग की हुई है इसकी, कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, इसके फेसेस हैं। लेट द वाइब्रेशंस ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर इंसिडेंट टू द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ पी एट सम एंगल थीटा। ये जो हमारा क्रिस्टल, इसको हम पी कह देते हैं। तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं पोलराइज्ड लाइट की, जो ऑप्टिक एक्सिस है इस क्रिस्टल के, कैल्साइट के, जो मैं यहाँ अपना कर्सर रख रहा हूँ, इसके साथ ये एंगल थीटा के ऊपर है। तो एंगल थीटा के ऊपर ये वाइब्रेशंस हैं। तो द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट इज स्प्लिट अप इनटू 2 रेस। आप याद करो ओ रे एंड ई रे, जब भी आप पीछे हम कर चुके हैं डबल रिफ्रैक्शन का केस। तो ओ रे एंड ई रे विच ट्रेवल अलोंग द सेम डायरेक्शन with different velocities, आपको बताया था। तो after traveling a path length d in the crystal, a phase difference of delta is introduced into the two components O and E। तो नेचुरली आपको बताया था कि जो अलग अलग रे है, जैसे आप पॉजिटिव क्रिस्टल लेते थे या फिर नेगेटिव क्रिस्टल लेते थे, उसके केस में ओ रेज और ई रेज यानी ऑर्डिनरी रेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज अलग अलग वेलोसिटी से चलती थी। तो ऐसा करने के कारण जो ओ रे है और ई रे है, उनके पाथ में पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब वो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा। अब ये कैसे इंट्रोड्यूस होता है, इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे आने वाले टाइम में। मतलब जब ये रेज जो ये देखिए ना, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब ये इसके ऊपर पड़ी और जब इसने बाहर निकलना है, तो 2 रेज होंगी जिनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस का मतलब फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस डेल्टा होगा। अब वो कैसे निकालना है, वो हम आगे बढ़ते हैं इसको निकालने के लिए, वो है हमारा थ्योरी पार्ट। तो अब मान लो कि थ्योरी पार्ट हम करते हैं। थ्योरी पार्ट में करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारी ऑप्टिक एक्सिस है ना, वो पीई की तरफ है, और जो पी आर है ये है वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो है ए। तो जो पी आर है यानी ए वेक्टर, ये इसके साथ पीई के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो जो पी क्यू डायरेक्शन है, ये पीओ डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर है पीई के। तो इसलिए जो ए वेक्टर होगा उसके 2 कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा अलोंग ऑप्टिक एक्सिस एंड ए कॉस थीटा अलोंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। तो यही हमने कहा कि लेट ए is the amplitude of the incident plane polarized light
in the crystal such that it makes an angle theta with the optic axis. So therefore amplitude of ordinary ray vibrating along PO is A sin theta and the amplitude of extraordinary ray vibrating along PE is A cos theta. So ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं यानी कि A cos थीटा और A sin थीटा, ये मैं कर्सर से दिखा रहा हूं आपको, ये क्रिस्टल में से जब चलते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब चलते तो वो क्रिस्टल में हैं और उनकी वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं, तो इसलिए जब वो बाहर निकलते हैं क्रिस्टल में से तो उस केस में उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है और इसी फेज के कारण वो जब क्रिस्टल से बाहर आते हैं तो सुपरपोज करने के कारण वो हमारे पास या एलिप्टिकल वेव बनाएंगे या हमारे पास सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव बनाएंगे। तो यही चीज हम यहाँ फिर आगे बता रहे हैं आपको कि these two components travel through the crystal perpendicular to the plane of paper but their velocities are different, so they have different phases when they emerge out of the crystal although they were having same phase while entering into the crystal। जब क्रिस्टल में एंटर किए थे तो चाहे सेम फेज था। सो ये नोट करने वाली बात है कि अब मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारे पास वाइब्रेशंस होती हैं वेव्स की, ये सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस हैं। अब दोनों सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस हैं तो दोनों के बीच में आ गया हुआ है फेज डिफरेंस, तो इसलिए हमारे पास जब सुपरपोज करेंगे तब वो सुपरपोजिशन के कारण ही नई वेव्स को जनरेट करेंगे। सो यही हम बता रहे हैं आपको, द टू कंपोनेंट्स हैविंग सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस सुपरपोज ईच अदर ऑन इमर्जिंग आउट ऑफ द क्रिस्टल टू प्रोड्यूस सर्कुलरली और elliptically polarized light. Since a phase difference delta is introduced between the two rays after passing through the thickness T of the crystal, thickness T कह लो या D कह लो, मेरा ख्याल हमने D ली हुई है, यदि आप यहाँ पर D ले रहे हैं तो D आप लेके बात करेंगे, मेरा ख्याल we have taken D, तो मैं D ले लेता हूँ, बाद में यदि प्रॉब्लम आई तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। So the rays coming out of the crystal can be represented in terms of two simple harmonic motions as, देखो अब दो तरह की वाइब्रेशन हो गई, एक इधर की वाइब्रेशन एक इधर की वाइब्रेशन। पर आप याद करो जो वाइब्रेशंस होती हैं जनरल इक्वेशन तो ये होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो यदि मैं कहूँगा कि भाई मेरी इधर की वाइब्रेशन क्या है तो आप कहेंगे ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, और यदि मैं कहूँगा इधर अलॉन्ग ओ यानी पी ओ की वाइब्रेशंस तो आप कहेंगे ए साइन ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, मतलब दो हो गए ना, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन है वो ये है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पर इसके दो कंपोनेंट हैं, एक साइन वाला कंपोनेंट है एक कॉस वाला कंपोनेंट है। तो इसीलिए जो हमारे पास जो y वाला कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा के साथ आएगा और जो x वाला कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा के साथ आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी। पर नेचुरली आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे पास y कंपोनेंट और x कंपोनेंट हैं उनमें फेज डिफरेंस आ गया हुआ है डेल्टा का, तो इसलिए जो x आएगा x कंपोनेंट वो आएगा x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी प्लस डेल्टा आएगा। क्यों? एन एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दी वेलोसिटी। तो अब बेसिकली आप ये a और b को इसको आसान करने के लिए जो मतलब इक्वेशंस 1 और 2 हैं तो उसको आसान करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि a cos थीटा को हम स्मॉल a पुट कर लेते हैं और a sin थीटा को कैपिटल A sin थीटा को हम स्मॉल b पुट कर लेते हैं। कॉल इट एज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब आप कहेंगे उसमें फिर a और b कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे जब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो थीटा निकल आएगा, क्यों टेंजेंट थीटा पता चल जाएगा, और यदि इसको स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो कैपिटल A निकल आएगा। तो हमें क्योंकि थीटा की जरूरत पड़नी है तो इसलिए हम इनको डिवाइड करके टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं।
So therefore dividing equation 4 by equation 3 we have b upon a. ये देखिए ये b divided by a is equal to a sin theta divided by a cos theta, और ये टेंजेंट थीटा होता है, तो हमें इसकी जरूरत पड़नी तो हमने इसको पहले निकाल लिया। तो अदरवाइज आप कैपिटल ए निकालना चाहें तो स्क्वायर एंड ऐड करके कैपिटल ए भी निकल आएगा। कैपिटल ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर अंडर द रूट, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हम इक्वेशंस 1 2 3 4 5 ये हमें पता चल गई, तो हम इन्हीं की मदद से अब इक्वेशन इनको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे आप ए कॉस थीटा को इसमें पुट कर सकते हैं, और ऐसे ही ए साइन थीटा को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं कि यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, ये देखिए यूजिंग 4 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ गया, ये ए साइन थीटा को हमने बी पुट कर दिया ऊपर, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, कॉल इट एज इक्वेशन 6। और यदि यहां से साइन ओमेगा टी निकाल लें तो इट विल बी y अपॉन बी, कॉल इट एज इक्वेशन 7। अब आप याद करो कि यदि मैं यहां से कॉस ओमेगा टी निकालना चाहूं, क्योंकि मुझे वहां जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसमें कॉस ओमेगा टी की आगे जरूरत पड़ेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, साइन ए प्लस बी फार्मूला लगा के। तो इसीलिए यहां पर मैं कॉस ओमेगा टी निकालता हूं, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां साइन ओमेगा टी तो इसके बराबर है इक्वेशन 7 से, तो वो वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट्स y ओवर b ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर। तो वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 8। तो ये हमें कॉस ओमेगा टी पता चल गया और ये साइन ओमेगा टी पता चल गया। अब हम अपनी पुरानी पिछले वाली इक्वेशन पे चल पड़ते हैं द्वारा, ये वाली पे, और इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। अब इसमें भी आप ए कॉस थीटा को स्मॉल ए पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा स्मॉल x इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यही हम आगे चल पड़ते हैं इसमें। तो ये देखिए अगले यूजिंग इक्वेशंस 2 एंड 3, तो ये इक्वेशन 2 एंड 3 ही थी पीछे, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो यूजिंग इक्वेशंस 2 एंड 3 वी गेट x इज इक्वल टू स्मॉल ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, या फिर आप कह सकते हैं x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और यहाँ पर आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसीलिए हमारे पास ये बन गया x ओवर a इट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 10। सो यूजिंग इक्वेशन, देखो अब हमें क्या है, हमें चाहिए यहां पर साइन ओमेगा टी, ये वाली चीज, ये ओमेगा टी, और अगले वाले में ये कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी हमने इक्वेशन 7 और 8 में निकाला हुआ है। ये देखिए 7 में y अपॉन बी और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर वी गेट x अपॉन ए इट इज इक्वल टू y अपॉन बी कॉस डेल्टा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई ओवर v का होल स्क्वायर इनटू साइन ऑफ डेल्टा। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो अंडर रूट वाला जो कंपोनेंट है वो राइट हैंड साइड पे रहने दो, और जो बिना अंडर रूट के कंपोनेंट्स हैं यानी कि ये वाला हिस्सा, ये पहले वाला, ये लेफ्ट पे ले जाओ। तो हमारे पास आएगा x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इंटू कॉस डेल्टा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई ओवर बी का होल स्क्वायर इंटू साइन डेल्टा। अब हम इसको स्क्वायर करते हैं ताकि अंडर रूट को रिमूव किया जाए राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन 11 है उसके। तो वी गेट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 11 एंड रीअरेंजिंग, और उसको आप, अब ये आपका होम टास्क है, आप इसको सॉल्व करो। यहाँ पर आपके एक यूज होगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 1, वो वाला आप इसको खोलो, स्क्वायर करके सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2xy ओवर ए बी इंटू कॉस डेल्टा इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। कॉल इट एज इक्वेशन 12। और ये जो है ना,
This is the general equation of superimposition of two simple harmonic motions. जो हमारे दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस परपेंडिकुलर आ रहे हैं क्रिस्टल से, जब बाहर वेव्स निकली तो वो सिंपल हार्मोनिक वेव्स हैं और उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, और जब वो दो कंपोनेंट्स आपस में सुपरपोज किए तो सुपरपोजिशन के बाद जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनी वो ये इक्वेशन नंबर 12 बनी। अब इस 12th इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि लाइट एलिप्टिकली पोलराइज्ड होती है या फिर सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है। तो यहां पर इसीलिए हम कंसिडर कर रहे हैं स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में केस नंबर 1 व्हेन द थिकनेस ऑफ प्लेट इज सच दैट द फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय इट इन O and E कंपोनेंट्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अब नेचुरली फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ। अब यदि हमने जो थिकनेस ली प्लेट की वो इस ढंग से आगे 2 पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है डेल्टा, तो इसका मतलब डेल्टा इज n इंटू 2 पाई, दैट इज 2 पाई 4 पाई 6 पाई एटसेट्रा। तो यही हमने कहा यहाँ के वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास 0 1 2 3 एटसेट्रा है। तो उस केस में आप याद करो कॉस डेल्टा किसके बराबर आएगा, कॉस 0 कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई ये सब 1 के बराबर होते हैं। और यदि साइन डेल्टा की बात करेंगे तो कॉस साइन 0 साइन 2 पाई साइन 4 पाई ये सारे 0 के बराबर होते हैं। तो इसीलिए यदि हम इक्वेशन 12 देखेंगे तो उसमें ये साइन डेल्टा की और कॉस डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy ओवर ए बी इट इज इक्वल टू 0। तो यहां यदि देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, x ओवर ए माइनस वाई ओवर बी का होल स्क्वायर बनता है, ये देख लो आप। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट x माइनस ए माइनस x ओवर ए माइनस वाई ओवर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर आप कह सकते हैं और, तो ये अलग आ गया तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा एडजस्टमेंट। तो वी कैन से और y इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू एक्स। पर b अपॉन ए हम अपनी पीछे इक्वेशन देखें तो हमने तो y अपॉन बी b अपॉन ए ये तो टेंजेंट थीटा निकाला था, ये देखें ये हमने इक्वेशन 5 में निकाला हुआ है पहले ही क्योंकि हमें जरूरत थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू x इंटू टेंजेंट थीटा या फिर टेंजेंट थीटा इंटू एक्स। तो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड स्लोप टेंजेंट थीटा, द इमर्जेंट रे विल बी प्लेन पोलराइज्ड। तो ऐसे केस में ये ऐसी लाइट आएगी प्लेन पोलराइज्ड आएगी, तो विद हैविंग ए स्लोप ऑफ टेंजेंट थीटा, तो ये स्लोप इसकी टेंजेंट थीटा होगी। तो ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस आता है कि व्हेन द थिकनेस ऑफ प्लेट इज सच दैट द फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय इट इन O and E कंपोनेंट्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n is 0 1 2 3, यानी कि आप कह सकते हैं पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 एटसेट्रा। तो उस केस में आप याद करो cos डेल्टा यानी cos पाई बाई 2 0 होता है, cos 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है, cos 5 पाई बाई 2 भी 0 होता है। तो ये सारे फैक्टर्स यानी cos डेल्टा 0 आ जाएगा। और जो sin डेल्टा है ये 1 के बराबर आएगा फॉर n इज इक्वल टू 0। तो यदि आप n को 0 पुट करें तो उस केस में हम स्पेशल केस में ये कह सकते हैं कि ये साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1। तो उस केस में यदि आप इक्वेशन पिछले वाली यूज करेंगे, ये इक्वेशन 12 ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2xy ओवर ए बी इंटू कॉस डेल्टा इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। तो साइन स्क्वायर डेल्टा 1 बन जाएगा। आप देख लो चाहे
ये -1 भी हो, साइन स्क्वायर डेल्टा है ना, तो साइन की जो वैल्यूज आएंगी ये तो हमेशा 1 ही आएगी। मतलब n 0 हो, फॉर n इक्वल टू 0 ये साइन डेल्टा +1 होता है, फॉर n इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में ये 3π/2 हो जाएगा, तो साइन 270, तो ये -1 होगा। पर चाहे आप -1 लो चाहे आप +1 लो, तो दोनों केसेस में ये साइन स्क्वायर डेल्टा जो आएगा ये 1 ही आएगा। इसीलिए जो इक्वेशन 12 मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं, इक्वेशन 12 में ये साइन स्क्वायर डेल्टा की 1 वैल्यू आएगी। तो हमारे पास ये आएगा x²/a² प्लस y² अपॉन b² इट इज इक्वल टू 1। तो मैं तो स्पेशल केस ये बता दिया ना n = 0 के लिए, आप n = 1 के लिए भी कर सकते हैं, तब भी इतना ही आएगा। तो उस केस में ये आप देखें तो ये किसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन बनती है। तो यहां पर हमने यही कहा कि here now the two conditions arise. Condition 1 is if a is equal to b. अब यदि a b के बराबर है तो उस केस में आप यदि देखें तो a और b दोनों बराबर हो गए, तो x²/a² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन पिछली वाली से आया इससे, तो इसीलिए हमारे पास ये बन गया x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। और ये याद करो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो इसीलिए हमने कहा कि जो हमारी ये जो है ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है, ये सर्कल बनाया हमने, ये बिल्कुल गोल। तो यही हमने कहा कि विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड। सो फॉर ए सर्कुलरली पोलराइज्ड light, the vibrations of the particle are circular, having constant speed and take place in the transverse plane. In this case, the amplitude of vibrations remains constant, but direction changes only. और यदि a b के बराबर नहीं होता, इसकी दूसरी कंडीशन आप ले लो, यदि a is not equal to b, तो उस केस में x²/a² plus y²/b² equal to 1. So which is the equation of ellipse? So therefore emergent light is elliptically polarized. तो ये इस ढंग से ये elliptically polarized है। तो हमने कहा so in this case the elliptical polarized light, the vibrations in case of the elliptically polarized light, the vibrations of the particles are elliptical, having a constant period and take place in the plane perpendicular to the direction of propagation of light. मतलब जिधर को लाइट चल रही है उसके परपेंडिकुलर है उसकी वाइब्रेशंस। So in this case the amplitude of vibrations changes in magnitude as well as in direction. तो दोनों हिस्सों में ये चेंज करता है। तो इस ढंग से हमारे पास ये दो तरह की हमने स्टडी कर ली कि हमारे पास एक एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बनती है और एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बनती है। पर इससे पहले हम क्योंकि लीनियरली पोलराइज्ड लाइट कर चुके हैं तो ये उसी से हमारे आगे अचीव होती है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, यानी कि लीनियर पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको डिटेक्ट करने के अलग अलग ढंग हैं, तो हम उन ढंगों के बारे में एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो क्या है कि यदि आप क्या करो कि एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको नाइकोल प्रिज्म के ऊपर फॉल करो और उसके बाद आप नाइकोल प्रिज्म को रोटेट करो। यदि लाइट हमारी है प्लेन पोलराइज्ड तो क्या होगा, रोटेट करने पर दो जगह पे रोटेशन के ड्यूरिंग दो जगह पे लाइट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लाइट आएगी नहीं, मतलब अंधेरा हो जाएगा ये कह सकते हैं। कब? यदि लाइट प्लेन पोलराइज्ड है, और यदि लाइट अनपोलराइज्ड है तब अंधेरा नहीं होगा, फिर तो एज इट इज लाइट हमारे पास आती रहेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड है या फिर अनपोलराइज्ड है। तो यही हमने यहां बताया आपको कि द अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन नाइकोल प्रिज्म
If on rotation of Nicol prism, intensity of emitted light can be completely extinguished at two places in each rotation, then light is said to be plane polarized. और यदि ऐसा नहीं होता फिर हमारी जो लाइट पीछे से आ रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। अब दूसरी है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो यहां सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम क्या करेंगे कि द लाइट बीम इज अलाउड टू फॉल on Nicol prism. If on rotation of Nicol prism the intensity of emitted light remains same, then light is either circularly polarized or unpolarized. वो तो पहले भी हम बता चुके हैं। अब आपने डिस्टिंग्विश कैसे करना, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं क्वार्टर वेव प्लेट का सहारा जो हम पीछे कर चुके हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो पाथ ऑफ लाइट है ना, जो भी है, मान लो सर्कुलरली पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड लाइट है, उसके रास्ते में हम एक क्वार्टर वेव प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्वार्टर वेव प्लेट इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा ओवर 2 इज इंट्रोड्यूस्ड। अब हम देखते हैं कि क्या लाइट एक्सटिंग्विश होती कि नहीं जब हम नाइकोल प्रिज्म को रोटेट करते हैं। अब क्या करते हैं, नाइकोल प्रिज्म को रोटेट करते हैं। यदि तो लाइट दो प्लेसेस पर एक्सटिंग्विश हो जाती, यानी खत्म हो जाती, यानी कि डार्क आ जाता है सारा, तो हम कहेंगे भाई जो पीछे से लाइट आ रही थी वो हमारे पास सर्कुलरली पोलराइज्ड थी। और यदि ऐसा नहीं होता तो हम कहेंगे ये लाइट अनपोलराइज्ड है। तो यही हम यहां पर फिर बता रहे हैं कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, the light is first passed through quarter wave plate and then through Nicol prism. If the light beam is circularly polarized, then after passing through quarter wave plate, an extra path difference of lambda over 4 is introduced between O ray and E ray components and gets converted into plane polarized. So thus on rotating the Nicol prism, the light can be extinguished at two places. So and on the other hand, यदि ऐसा नहीं है, यदि मान लो unpolarized light है, on the other hand if the beam is unpolarized, it remains unpolarized after passing through the quarter wave plate and on rotating the Nicol there is no change in intensity. और यदि हमें कोई इंटेंसिटी में चेंज नहीं आता तो कहेंगे भाई अनपोलराइज्ड लाइट पीछे से आ रही है। तो इस ढंग से हमें पता चल जाएगा कि लाइट हमारी सर्कुलरली पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड है। ऐसा ही एक चीज हम करते हैं एलिप्टिकल पोलराइजेशन के लिए। तो हमारी एलिप्टिकली पोलराइज्ड है कि नहीं लाइट है, तो उसमें भी हम करते क्वार्टर वेव प्लेट का ही इस्तेमाल है। जैसे हमने सर्कुलरली पोलराइज्ड के केस में किया वैसे ही एलिप्टिकली पोलराइज्ड के केस में करते हैं। तो यदि ऐसा करने से अब हमारे पास लाइट कम होती है, मतलब इंटेंसिटी कम हो जाती है दो प्लेसेस पे, तो हम कहेंगे भाई ये एलिप्टिकली पोलराइज्ड है। और यदि कोई इंटेंसिटी में चेंज नहीं आता, जैसे हम क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करेंगे नाइकोल प्रिज्म पे, पर नाइकोल प्रिज्म पे इंसिडेंट करने से पहले उसके आगे हम क्वार्टर वेव प्लेट रख देंगे। अब उसके बाद हम नाइकोल प्रिज्म को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कोई चेंज आता है। यदि आता है तो भाई एलिप्टिकली पोलराइज्ड है, नहीं आता तो इसका मतलब इट इज अनपोलराइज्ड लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो यही चीज हम यहां पर बता रहे हैं कि द लाइट बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन नाइकोल प्रिज्म। ऑन रोटेटिंग द नाइकोल प्रिज्म द इंटेंसिटी ऑफ emitted light varies from maximum to minimum. Then light is either elliptically polarized or mixture of plane polarized and unpolarized light. In order to differentiate between two, the light is at first passed through the quarter wave plate and then through Nicol prism. For elliptically polarized light, an extra path difference of lambda over 4 is introduced between O ray and E ray, जैसे हम पिछले सर्कुलर केस में कर चुके हैं. So when it passes through quarter wave plate and gets converted into plane polarized. So thus on rotating the Nicol, the light can be extinguished at two places.
और यदि ऐसा नहीं है, यदि हमारे पास लाइट मिक्सचर है, ऑन द अदर हैंड इफ द बीम इज मिक्सचर ऑफ पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट कॉमा इट रिमेन्स एज इट इज, तब कोई चेंज नहीं आता, चाहे आप उसको क्वार्टर वेव प्लेट से भी पास करते हैं और साथ में नाइकोल को भी रोटेट करते हैं, नाइकोल प्रिज्म को। तो सो दस आफ्टर पासिंग थ्रू द क्वार्टर वेव प्लेट एंड ऑन रोटेटिंग द नाइकोल प्रिज्म इट्स इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। तो ये इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास लाइट पोलराइज्ड एलिप्टिकली है या फिर ए मिक्सचर ऑफ एलिप्टिकली पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट है। तो ये इस ढंग से हम पोलराइज्ड लाइट को चेक कर सकते हैं। टॉपिक रह गया था बीच में, दैट इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, जिसको हम रेले स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ये पीछे हम जब पहला टॉपिक किया था, पहला लेक्चर, उसमें जो मैंने आपको ऑनलाइन साइट्स बताई थी कि वहां से आप दे सकते हैं, वहां उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि कैसे होती है स्कैटरिंग, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं उसकी। तो यहां भी मैं दोबारा से ये बता रहा हूं कि पोलराइजेशन कैसे होती है स्कैटरिंग के द्वारा। यहां पर लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय स्कैटरिंग फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स और एयर मॉलिक्यूल्स। The blue light of a sky caused by scattering from particles or molecules whose diameter is of the order of the magnitude of wavelength of visible light is partially polarized. This can be confirmed by looking at the sky through the sheet of Polaroid. When one rotates the sheet, the intensity of transmitted light changes and becomes minimum when the axis of the sheet is at right angles to the direction of वाइब्रेशंस ऑफ लाइट। तो ये यही चीज बताई है कि पार्शली पोलराइज्ड होती है। एक्चुअल में स्कैटरिंग के बाद जो लाइट हमारे पास आती है ना, स्कैटरिंग कैसे, जैसे लाइट जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं अपने हमारे एटमॉस्फेयर में, वहां पर लाइट टकराती है तो वो टकरा के स्कैटर होती है। अब स्कैटर होने के बाद जो उसके बीच में पोलराइज्ड कंपोनेंट है वो पाया जाता है। अब देखना कैसे है, उसके लिए आप एक पोलराइड की मदद ले सकते हैं, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। उसको घुमाने पर, रोटेट करने पर, उसकी शीट को रोटेट करने पर हमें पता चलेगा कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो किसी पोजीशन पर जाकर मिनिमम हो जाती है, और वो ये पोजीशन है बिकम्स मिनिमम व्हेन एक्सिस ऑफ शीट इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ लाइट। So, if a strong beam of light is made to pass through a pure liquid, free from all suspended particles, and observations are made in dark room, a small amount of bluish light laterally is seen. Sidewise light नजर आएगी आपको perpendicular direction में उसके। So this scattering is due to individual molecules of the liquid. ये scattering करके होती है, और ये जो scattering है वो ऐसे ही बढ़ती है यदि हम लिक्विड की बजाय गैस के मॉलिक्यूल्स लें। और लॉर्ड रेले ने यही पाया कि जो हमारी इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की, वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा द पावर 4, यानी 1 ओवर लैम्डा रेज़ पावर 4 ये प्रोपोर्शनल होती है, जिसको हम लैम्डा 4 स्कैटरिंग भी बोलते हैं या रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं। सो व्हेन द साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो यहां से हम कह सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ वायलेट लाइट इज नियरली 16 times as large as the scattering of red light, because wavelength of violet light is half that of red light. तो ये तो वैसे टाइम पर क्या होता है कि जो लाइट है जब पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है तो उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम देखते हैं, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट, स्कैटर्ड लाइट जो है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड। तो आप उसके लिए यदि आप प्रॉपरली पहला लेक्चर पढ़ते हैं तो उसमें मैंने वहां पर जो पहले लेक्चर का तीसरा आपका वो
वीडियो है उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि कैसे होता है। सो यहां पर हमने फिर फाइनलाइज किया कि इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मीडियम which contains floating particles such as dust, moisture or molecules of air, the transmitted light is reddish in color whereas the scattered light is blue in color. And if blue light is in the transverse direction is examined by the Nicol prism, it is found to be partially plane polarized. Maximum polarization is observed in the direction perpendicular to the incident light. तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, यानी कि परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास लाइट जो आएगी इट विल बी पोलराइज्ड। तो विद दिस वी फिनिश द पोलराइजेशन। हियर वी आर आल्सो फिनिशिंग द चैप्टर ऑफ पोलराइजेशन एज वेल एज द यूनिट, फोर्थ यूनिट based on it. Thank you.